नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण शुरू हो गया है और लाभार्थियों को 28 मार्च तक खाद्यान्न मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 5 किलो तक गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सभी उचित दर की दुकानों पर तय समय के भीतर वितरण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में किसानों को अब फार्मर आईडी के जरिए खाद की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गांव-गांव जाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को खाद और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना और व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अग्निवीर SSR/MR और SSR मेडिकल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से 6 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए युवाओं को नौसेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। मिर्जापुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत वंचित लोगों के कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 16 मार्च से जिले की 809 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक गांव-गांव जाकर पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। इस अभियान में आर्थिक रूप से कमजोर, BPL परिवार, भूमिहीन मजदूर और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके। पहाड़ी क्षेत्र में बढ़े तनाव का असर अब रसोई के बजट पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल और पाम ऑयल के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आयात महंगा होने और सप्लाई प्रभावित होने की वजह से कीमतों में उछाल आया है। इसका सीधा असर आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है और घरेलू बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। अलीगढ़ में दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा खड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 18,720 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रशासन ने नकल रोकने और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने जा रही है। सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपये अधिक है। सरकार का कहना है कि बढ़े हुए MSP से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। गाजियाबाद में स्मार्ट प्रीपेड बिजली सिस्टम लागू होने के बाद बड़ी संख्या में कनेक्शन कटने की खबर सामने आई है। बिजली विभाग के अनुसार बैलेंस नेगेटिव होते ही 2000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्वतः बंद हो गए। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को पहले से रिचार्ज कराना जरूरी होता है। बैलेंस खत्म होने या निगेटिव होने पर स्मार्ट मीटर अपने आप बिजली आपूर्ति रोक देता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वीडा के सेक्टर 8D में 2 बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही हैं। स्पार्क मिंडा और परफेक्ट पैक यहां करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इन परियोजनाओं के शुरू होने से लगभग 4000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। औद्योगिक निवेश से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर नौकरी के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैनपुरी में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर कुल 11,520 पंजीकृत अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सघन तलाशी और बायोमीट्रिक जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन ने नकल रोकने और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए खड़े इंतजाम किए हैं। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने गैस संकट के बावजूद ट्रेनों में यात्रियों को नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए IRCTC को खास व्यवस्था करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू हो गया है। अब मीटर का बैलेंस खत्म होने या नेगेटिव होते ही बिजली अपने आप कट जाएगी, क्योंकि बिजली विभाग ने ऑटो डिस्कनेक्शन सिस्टम शुरू कर दिया है। शुक्रवार से करीब 70.50 लाख प्रीपेड मीटर गो लाइव हो गए, जिसके चलते लगभग 45,000 उपभोक्ताओं की बिजली तुरंत कट गई। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय समय पर मीटर रिचार्ज कराने की अपील की है, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में 1483 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कालाबाजारी और जमाखोरी के मामलों में 24 FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का कहना है कि आम लोगों को ईंधन की कोई कमी न हो, इसके लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष की उम्र पूरी होते ही बुजुर्गों को पेंशन देने की नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। सरकार अब फैमिली आईडी योजना के जरिए यह सुविधा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत प्रदेश के 5 जिलों से की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत पात्र व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होते ही उनकी पहचान फैमिली आईडी के माध्यम से हो जाएगी और पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचने लगेगी, जिससे बुजुर्गों को बार बार आवेदन या सत्यापन की परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की 181 महिला हेल्पलाइन महिलाओं की मदद के लिए एक बड़ी मिसाल बन गई है। इस हेल्पलाइन के जरिए अब तक 8.42 लाख से अधिक महिलाओं को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को इस सेवा के माध्यम से त्वरित सहायता परामर्श दिया जा रहा है, जिससे उन्हें समय पर राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की कार्रवाई के तहत बकाया बिल जमा न करने पर एक साथ 4,600 उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन उपभोक्ताओं पर बकाया है उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा और रोजाना लगभग 10% डिफॉल्टर ग्राहकों के कनेक्शन काटे जाएंगे। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने की अपील की है ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएस ने स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की तिथि घोषित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में पुरुष शाखा के 7 और महिला शाखा के 34 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के अनुसार अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि पर किया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब शादी विवाह के खर्च पर भी पड़ सकता है। व्यापारियों का कहना है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो गैस सिलेंडर के बाद खाने पीने की चीजों, खासकर खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट और कई आयातित सामानों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन व उत्पादन लागत भी बढ़ रही है, जिससे शादियों में होने वाला कुल खर्च और ज्यादा हो सकता है। नोएडा में केरोसिन के आवंटन को लेकर चर्चा के बीच जिला पूर्ति अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों के अनुसार अब अधिकांश घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध होने के कारण केरोसिन की मांग काफी कम हो गई है। इसी वजह से केंद्र से केरोसिन का आवंटन पहले की तुलना में घट गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सरकार अब रसोई के लिए एलपीजी को ही मुख्य विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरोसिन की निर्भरता धीरे धीरे कम की जा रही है। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू होने का मामला सामने आया है। मरीज हरीश राणा को इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स लाया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद उठाया जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर में जमीन के बेनामे के दौरान नॉन अपडेटेड आधार कार्ड होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार में बायोमेट्रिक या अन्य जानकारी अपडेट न होने की वजह से कई मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अब सत्यापन को आसान बनाने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में आई स्कैनर लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे पहचान की पुष्टि जल्दी हो सकेगी। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर वकीलों ने नाराजगी जताई है और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। इसी के तहत शिवालिक जहाज करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जलडमरू मध्य पार कर गया। इस फैसले से भारत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका काफी हद तक कम हो गई है और फिलहाल गैस की किल्लत की संभावना नहीं मानी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल के एक पुलिस अधिकारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा, सुनो संभल डीएसपी, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। दरअसल एक पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शन को लेकर बयान देते हुए कहा था कि जिन्हें खुजली हो रही है वे ईरान चले जाएं, यहां छाती ना पीटें। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है और मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में पानी के बकाया बिल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि 31 मार्च तक पानी का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। विभाग के अनुसार शहर में करीब 270 करोड़ रुपए का पानी बिल बकाया है और इस बकाया राशि पर अब ब्याज भी जोड़ा जाएगा। इसलिए उपभोक्ताओं से जल्द बिल जमा करने की अपील की गई है ताकि कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचा जा सके। एटा में मंडी में सही कीमत न मिलने से परेशान एक किसान ने ट्रॉली भर आलू लोगों में मुफ्त बांट दिए। बताया जा रहा है कि मंडी में आलू का भाव इतना कम था कि किसान की लागत भी नहीं निकल रही थी। इससे परेशान होकर उसने अपनी ट्रॉली से ही आलू बांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भर भर कर आलू लेकर चले गए। यह घटना किसानों को फसल का उचित दाम न मिलने की समस्या को उजागर करती है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में पकड़े गए सालवरों के जरिए अब पुलिस पूरे नकल गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसियां सालवरों से पूछताछ कर उस सिंडिकेट के सरगना और अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी है जो परीक्षा में नकल कराने का नेटवर्क चला रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ पूरे गिरोह का राजफाश हो सकता है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि उद्यमी बनाने के लिए सरकार नया मिशन चला रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार यू हब के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इस पहल के तहत युवाओं को ट्रेनिंग, मेंटरशिप, फंडिंग और बिजनेस शुरू करने में तकनीकी सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में स्वरोजगार और नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। फिरोजाबाद में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के बनने से जिले के कई इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लगभग 25 लाख की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद लोगों को जाम और खराब सड़कों की समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश में अब तक 5.64 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में नंबर 1 बन गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के जरिए बड़ी संख्या में पात्र लोगों को योजना से जोड़ा गया, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के एक नेता ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय का सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल बंद होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेरठ में गैस आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी शहर की रसोई नहीं रुकेगी। अधिकारियों के अनुसार यदि पीएनजी की सप्लाई किसी कारण से बंद हो जाती है तब भी बैकअप व्यवस्था के जरिए गैस की आपूर्ति जारी रखी जा सकेगी। इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों और स्टोरेज सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिससे शहर के घरों और होटल रेस्तरां में खाना बनाने में कोई दिक्कत ना आए। इस व्यवस्था का उद्देश्य आपूर्ति संकट की स्थिति में भी लोगों को राहत देना है। मेरठ के खेल उत्पाद उद्योग पर पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष का असर पड़ने लगा है। अमेरिका के लिए रवाना हुआ एक जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग से वापस लौटा दिया गया, जिसमें स्टैग इंटरनेशनल के खेल उत्पाद भी लदे थे। अब निर्यातकों को माल भेजने के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग तलाशने पड़ रहे हैं, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ने की आशंका है। इस स्थिति से मेरठ के खेल उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है।